बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो रिफ्रैक्शन के फिनोमेना के ऊपर बेस करता है। अच्छा, रिफ्रैक्शन क्या है? अब जब भी कोई वेव या लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है या ट्रैवल करती है। अच्छा, एक मीडियम जैसे फॉर एग्जांपल एयर हो गया और दूसरा लिक्विड है, तो एक मीडियम से या एयर से दूसरे मीडियम में या लिक्विड में जब ट्रैवल करती है तो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है, थोड़ी सी बेंड हो जाती है। अगर यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे सीधा जाने की बजाय वो थोड़ी सी बेंड हो गई है, ठीक है। अच्छा, इस चीज़ को आप लोगों ने रिफ्लेक्शन से कंफ्यूज नहीं करना। रिफ्लेक्शन एक्चुअल में होता है कि जब भी कोई लाइट दूसरे मीडियम के साथ टकराती है तो टकराने के बाद वो बेंड बैक हो जाती है, वापस पड़ जाती है एक डिफरेंट एंगल के ऊपर। अच्छा, ये थी रिफ्लेक्शन। अच्छा, अब रिफ्लेक्शन के लिहाज से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हुआ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अच्छा आप लोगों को पता है कि जो एक मीडियम के अंदर लाइट की वेलोसिटी डिफरेंट है और दूसरे के अंदर फॉर एग्जांपल लिक्विड के अंदर लाइट जो है वो डिफरेंट स्पीड के साथ ट्रैवल करेगी। तो एक मीडियम के अंदर वेलोसिटी लाइट की और जो दूसरे मीडियम के अंदर लाइट की वेलोसिटी, इन दोनों वेलोसिटीज़ की जो रेशियो है उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द अदर स्पेसिफाइड या मीडियम या इन अदर सब्सटेंस, ठीक है। इसको जो है एन से रिप्रेजेंट किया जाता है और एन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी सब्सटेंस ओवर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। अच्छा, यही जो है वो एयर के लिहाज से सब्सटेंस की वेलोसिटी को स्नेल्स लॉ से भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। अब स्नेल्स लॉ क्या है? इफेक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन आर ओवर साइन आई। आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और आई जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट। अच्छा, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट को देखने से पहले यहाँ पे एक लाइन नज़र आ रही है, इसको बोलते हैं नॉर्मल। जो ये एक्सिस होता है, ये नॉर्मल है, ये दोनों मीडियम के परपेंडिकुलर होता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट वो एंगल जो कि इंसिडेंट रे जो एक मीडियम में है, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। और जो रिफ्रैक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है उस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक हो गया। देन है ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये लिक्विड की प्रॉपर्टी है। इसका मतलब ये है कि ना ही सॉलिड और ना ही लिक्विड जो है उसका रिफ्रैक्टिव, ना ही गैस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। सिर्फ ये लिक्विड की प्रॉपर्टी है, ठीक है। एंड इसकी इट हैज़ नो यूनिट, इसकी यूनिट नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग यहाँ पे भी देखो तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सब्सटेंस और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, दोनों डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में वेलोसिटी की टर्म है, तो वो एक दूसरे की यूनिट को फॉर एग्जांपल मीटर पर सेकंड है तो वो दूसरे की यूनिट को कैंसिल आउट कर देगी, तो एज अ रिजल्ट नो यूनिट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। अच्छा, नेक्स्ट है इट हैज़ नो कांस्टेंट वैल्यू। इससे मुराद ये कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर एग्जांपल हम लोगों ने लिक्विड का, वाटर का कैलकुलेट किया है तो वो फिक्स नहीं है, वो कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर टेम्परेचर, प्रेशर या जो लाइट की वेवलेंथ है उसका भी इफेक्ट होता है। क्योंकि ये इस तरह से है कि फॉर एग्जांपल टेम्परेचर हम लोगों ने बढ़ा दिया है तो लिक्विड के ऊपर टेम्परेचर बढ़ा दिया है तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। जब वेलोसिटी ज़्यादा होने की वजह से गैप आ जाएगा, तो इंसिडेंट जो लाइट है या जो रे है जब वो ट्रैवल करेगी तो वो फिर नॉर्मल के साथ डिफरेंट एंगल बनाएगी, ठीक है। तो इस लिहाज से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसके ऊपर टेम्परेचर, प्रेशर या लाइट की वेवलेंथ का इफेक्ट होता है। इस वजह से जो एन की वैल्यू है वो कांस्टेंट या फिक्स नहीं रहती, ठीक हो गया। अब जो मीडियम है, लाइट किस मीडियम में ट्रैवल कर रही है उस लिहाज से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर लाइट जो है वो
रेयर से डेंसर मीडियम में। फॉर एग्जांपल एयर जो है वो लाइट होती है एज कम्पेयर टू लिक्विड, लिक्विड थोड़ा सा डेंस होता है, ठीक है। अगर लाइट जो है वो रेयर से डेंसर मीडियम में अगर ट्रैवल करती है तो क्या होगा, जो रिफ्रैक्टेड रे है उसका नॉर्मल से जो है वो डिस्टेंस कम होगा। जो रिफ्रैक्टेड रे है वो बेंड करेगी टूवर्ड्स द नॉर्मल। जब वो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी तो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो कम होगा, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट से कम होगा। अच्छा, इसकी एग्जांपल जो है वो यहाँ पे आप लोगों को फिगर में नज़र आ रही होगी। कप है, कप के अंदर वाटर है, वाटर एक मीडियम हो गया और इसके ऊपर एयर है, एयर दूसरा मीडियम। तो जब स्पून इसके अंदर डिप की तो डेंसर मीडियम में होने की वजह से ये थोड़ा सा बेंड बैक हो गया, ठीक है। आप लोगों को ये ऊपर वाला हिस्सा है स्पून का और ये नीचे वाला, और ये थोड़ा सा बेंड बैक है। तो ये एक्सप्लेन कर रहा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन उस वक्त जब जो लाइट है वो ट्रैवल करेगी फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, ठीक है। अगर हम लोग इसके उलट लेते हैं, अगर लाइट जो है वो डेंसर से रेयर या डेंसर से लाइटर मीडियम की तरफ या लिक्विड से एयर की तरफ जाए तो क्या होगा, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो बेंड हो जाएगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो वो नॉर्मल से दूर जाएगा। तो जब नॉर्मल से दूर जाएगा तो उस केस में क्या होगा, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो ज़्यादा हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंट की निस्बत। तब जब जो है लाइट ट्रैवल करे फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। अच्छा, नेक्स्ट दो और टर्म्स भी हैं जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ जिनका रिलेशन को एक्सप्लेन किया जा सकता है। अच्छा, एक है स्पेसिफिक रिफ्रैक्शन। स्पेसिफिक रिफ्रैक्शन उस वक्त जब हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन देखते हैं डेंसिटी के साथ, ठीक है। इसको रिलेशन को फर्स्ट टाइम लॉरेंस ने डिराइव किया था, ठीक है। और स्पेसिफिक रिफ्रैक्शन को आर एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और आर एस इज इक्वल टू एन स्केयर माइनस 1/n² प्लस 2 × 1/d, ठीक हो गया। ये है रिलेशन बिटवीन एन एंड डी का, डी ऑफ द लिक्विड। अच्छा, नेक्स्ट है मोलर रिफ्रैक्शन। मोलर रिफ्रैक्शन होता है कि स्पेसिफिक रिफ्रैक्शन और जो मोलर मास है लिक्विड का उसके दरमियान रिलेशन। इन दोनों के स्पेसिफिक रिफ्रैक्शन और जो मोलर मास है इन दोनों के प्रोडक्ट को कहते हैं मोलर रिफ्रैक्शन। इसको आरएम से रिप्रेजेंट करते हैं और ऊपर जो इक्वेशन है वो सारी एज इट इज़, और अगर इसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दें तो वो है मोलर रिफ्रैक्शन। एंड देन मोलर रिफ्रैक्शन जो है, अब ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है लेकिन जो वेवलेंथ की होती है लाइट की उसके ऊपर ये डिपेंड करता है, ठीक है। अगर इसके यूनिट की बात करें तो यूनिट आप लोगों को पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट नहीं होती, तो इसकी यूनिट जो है वो बेस करती है मोलर मास और डेंसिटी के ऊपर। तो उस लिहाज से इसकी यूनिट है सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। अच्छा, नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिटरमाइन कैसे किया जा सकता है। इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मेजरमेंट के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है एब रिफ्रैक्टोमीटर। यहाँ पे आप लोगों को अपनी स्क्रीन पे एब रिफ्रैक्टोमीटर नज़र आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे मिड में यहाँ पे दो प्रिज्म होते हैं और ये ओपन हो जाता है यहाँ से, यही पोर्शन उसने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। दो प्रिज्म है और प्रिज्म के जो लोअर प्रिज्म है उसकी सरफेस के ऊपर, इसकी हाइपोटेन्यूज के ऊपर लिक्विड की जो है ना वो लिक्विड की फिल्म एक जो है वो की जाती है, पेस्ट की जाती है। अच्छा, इसके यहाँ पे आप लोग देखो मिरर मौजूद है। मिरर क्या है, जब यहाँ से लाइट पड़ेगी, लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ये जो नीचे वाला प्रिज्म है उसके ऊपर पड़ेगी। यहाँ से जब वो लिक्विड के ऊपर पड़ेगी, लिक्विड के ऊपर वो सारा फिनोमेना जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा है वो होगा, और वो होने के बाद वो रेज है, रिफ्लेक्टेड रे है या रेज हैं, वो क्या करेगी, यहाँ पे टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप में यहाँ से हम लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो जब ये जो रिफ्रैक्टिव रे है, ये सारा जो चीज़ है ये हमें जो है वो बैंड की सूरत में नज़र आएगी। दो बैंड नज़र आएंगे, एक डार्क बैंड है और एक लाइट बैंड है, ठीक है। और जो ये
हमारा आई पीस है, आई पीस के अंदर ये क्रॉस वायर या क्रॉस की शक्ल में हम लोगों को नज़र आता है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो लाइट और डार्क बैंड्स का जो एज है, एज को जो है वो इस क्रॉस के बिल्कुल सेंटर के साथ हम लोगों ने मैच करना होता है, और इसको हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं विद यूजिंग दिस नॉब। नॉब को रोटेट करके हम लोग इसको एडजस्ट कर लेते हैं एट दैट पोजीशन, जहाँ पे ये जो इसका सेंटर है और ये जो बैंड्स है इनका एज जो है जब आपस में मैच कर जाते हैं, वहाँ से हम लोग एक स्केल है, वहाँ से स्केल से इसकी रीडिंग नोट कर लेते हैं, और वो रीडिंग हमें देती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू। तो इट्स मीन के जो एब रिफ्रैक्टोमीटर है, यहाँ से हम लोग डायरेक्टली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट क्या होता है? ये पैरामीटर है जो कि मॉलिक्यूल्स की डिग्री ऑफ पोलैरिटी को डिटरमाइन करने के लिए यूज होता है। डिग्री ऑफ पोलैरिटी कि कोई मॉलिक्यूल कितना पोलर है, ठीक है, इसमें कितनी पोलैरिटी है, एक्सटेंट ऑफ पोलैरिटी, या कितना इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज मौजूद है, कितना इसके अंदर कोवलेंट कंपाउंड के अंदर कितना आयनिक करैक्टर मौजूद है, वो हम लोग डिटरमाइन करते हैं डायपोल मोमेंट से, ठीक है। अच्छा, अब डिग्री ऑफ पोलैरिटी क्या होता है, इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल सिंपली हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। अच्छा, जो ये पोलैरिटी है वो डिपेंड करती है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है उसके ऊपर, ठीक है। अब जो इन दोनों जो मॉलिक्यूल्स के जो दोनों एटम हैं, इसके इनमें से जो क्लोरीन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो क्लोरीन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी तरफ अटैक करता है। जब अपनी तरफ अटैक करेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इस तरह पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये दो पोल्स जो हैं वो बन जाएंगे, और ये पोल्स जो हैं इस मॉलिक्यूल्स को या हाइड्रोक्लोरिक एसिड को पोलर बनाते हैं। और जितना ज़्यादा कोई भी मॉलिक्यूल पोलर होगा या जितना कम पोलर होगा, वो चीज़ कौन एक्सप्लेन करेगा? डायपोल मोमेंट, ठीक है। अच्छा, अब डायपोल मोमेंट क्या होता है? डायपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और डिस्टेंस बिटवीन देम। चार्ज, कोई भी चार्ज का मैग्नीट्यूड और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसके प्रोडक्ट को बोलते हैं डायपोल मोमेंट। यही चीज़ अगर आप लोग देखो, चार्ज का मैग्नीट्यूड और इनके दरमियान कितना डिस्टेंस है। अच्छा, चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट किया है और डिस्टेंस को आर से, इनके प्रोडक्ट को कहते हैं म्यू या फिर डायपोल मोमेंट, ठीक हो गया। अच्छा, जो डायपोल मोमेंट है ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसका कोई ना कोई मैग्नीट्यूड वैल्यू हो, जिसकी कोई ना कोई डायरेक्शन हो। तो इसी तरह इसका मतलब ये हुआ कि जो डायपोल मोमेंट है उसकी भी कोई ना कोई डायरेक्शन है। और डायरेक्शन हम लोगों को कैसे पता चलेगी? ये जो एरो है, अच्छा आप लोगों को पता होना चाहिए जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उनको हम लोग एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एरो जिस तरफ पॉइंट आउट कर रहा है वो रिप्रेजेंट करता है उसकी डायरेक्शन को। फॉर एग्जांपल अगर, और ये जो है जो पॉइंट आउट कर रहा है ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के ऊपर कि दोनों एटम्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है। अच्छा, अगर दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है तो इसका जो चार्ज मैग्नीट्यूड है ये ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है उतना ही चार्ज मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। जितना ही चार्ज मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उतना ही डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, या सिंपली ये कह लो कि ये आर जो है वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। और लेकिन अगर ये आर कम हो या बिल्कुल ज़ीरो हो, जब बिल्कुल ज़ीरो होगा तो ये तो बिल्कुल ना होने के बराबर है, तो उस केस में हम लोग कह सकते हैं कि उस चीज़ का डायपोल मोमेंट बिल्कुल ज़ीरो है। अगर आर ज़ीरो है तो डायपोल मोमेंट ज़ीरो है।
तो उस लिहाज से हम कहेंगे कि जो मॉलिक्यूल है वो पोलर नहीं है बल्कि नॉन पोलर है। अच्छा, नेक्स्ट है डायपोल मोमेंट की यूनिट। अच्छा, डायपोल मोमेंट देखा था हम लोगों ने चार्ज और डिस्टेंस। अगर चार्ज हम लोग लें इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और डिस्टेंस को एंगस्ट्रॉम में अगर हम लोग लें तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के लिहाज से 4.8 × 10⁻⁻10 ESU, और एक एंगस्ट्रॉम में होता है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर के। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो म्यू आ जाता है 4.8 × 10⁻18 ESU सेंटीमीटर। ये हो गई एक यूनिट। इसके अलावा डायपोल मोमेंट को डिबाई की एक दूसरी यूनिट डिबाई भी है, ठीक है। और एक डिबाई जो है वो 10 × 10⁻18 ESU सेंटीमीटर होती है। और अगर इसको 1 डिबाई के इक्वल कर दें तो ये बन जाएगा म्यू इज इक्वल टू 4.8 डिबाई। और अगर सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट के लिहाज से देखा जाए तो जो चार्ज है वो कूलम में अगर लो और जो डिस्टेंस है वो मीटर में लें तो जो इलेक्ट्रॉन है वो कूलम के लिहाज से हो जाएगा 1.602 × 10⁻⁻19, और जो एक एंगस्ट्रॉम है जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा 10⁻8 सेंटीमीटर। और हम लोगों ने मीटर में कन्वर्ट करना है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अगर उसको डिवाइडेड बाय 100 करें तो हमारे पास मीटर आ जाता है। तो इसलिए हम लोग -2 ले रहे हैं, ठीक है। -2 रिप्रेजेंट कर रहा है 100 के 2 ज़ीरो को। अच्छा, अगर -2 करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी एक एंगस्ट्रॉम जो है वो इक्वल हो जाएगा 10⁻⁻10 मीटर के। तो अगर ये दोनों वैल्यू अगेन चार्ज और डिस्टेंस की वैल्यू जो है पुट करें तो देन म्यू हो जाएगा 1.602 × 10⁻⁻29 कूलम मीटर। ये हो गई तीसरी यूनिट। अच्छा, अब जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो डायपोल मोमेंट उसको कैसे एक्सप्लेन करती है। अच्छा, डायपोल मोमेंट हम लोग पीछे देख चुके हैं कि वो जो है डिग्री ऑफ पोलैरिटी के बारे में एक्सप्लेन करती है कि कोई भी बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर या कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर कितनी पोलैरिटी है, उसके अंदर कितना आयनिक करैक्टर मौजूद है। इसके लिए एक एक्सप्रेशन है, इक्वेशन है कि परसेंटेज आयनिक करैक्टर इज इक्वल टू ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट ओवर कैलकुलेटेड डायपोल मोमेंट इनटू 100 करें तो ये हमें बताएगा कि एक मॉलिक्यूल के अंदर कितना आयनिक करैक्टर मौजूद है उसकी परसेंटेज के लिहाज से, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि डायपोल मोमेंट हमें कुछ हद तक ज्योमेट्री या मॉलिक्यूल की शेप के बारे में भी बताता है। इसके लिए एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का अगर स्ट्रक्चर देखो तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से चाहिए जो है वो एरो से रिप्रेजेंट किया हुआ है डायपोल मोमेंट को। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये इसका एरो जाएगा, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से जाएगा ऑक्सीजन की तरफ, और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन ड्रा कर रहा है तो इसका जो वेक्टर का एरो जो है अगेन ऑक्सीजन की तरफ पॉइंट आउट करेगा। तो अब ये दोनों वेक्टर जो हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट जो है ना पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से ये है कि ऑपोजिट होने की वजह से ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे। जब कैंसिल करेंगे तो एज अ रिजल्ट जो रिजल्टेंट डायपोल होगा वो क्या है डायपोल मोमेंट वो 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है उसी वक्त पॉसिबल है, तभी पॉसिबल है जब के स्ट्रक्चर लीनियर हो। ये उसी वक्त ही एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं जब स्ट्रक्चर लीनियर हो, ठीक है। अब इसकी हम लोग दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर है, ठीक है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अब अगेन ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इसका जो डायपोल बॉन्ड का जो वो है वेक्टर वो पॉइंट आउट कर रहा है ऑक्सीजन की तरफ, अगेन यहाँ पे भी ऑक्सीजन की तरफ। तो अगेन इनकी डायरेक्शन सेम है। सेम होने की वजह से जो इसके जो
जो दोनों डायपोल मोमेंट है इनके वेक्टर की एडिशन होगी, वेक्टर की एडिशन होने से ये रिजल्टेंट वेक्टर है या रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट है, ठीक है। तो वो उसके अंदर एड अप होके उसके डायपोल मोमेंट को इंक्रीज करेगा, तो एज अ रिजल्ट अब इसका कोई ना कोई डायपोल मोमेंट है, जैसे कि 1.85 डी बाय वाटर का। तो ऑब्वियसली ऐड अप हुआ है, तो इससे ये आइडिया हो रहा है कि ये एक स्ट्रक्चर लीनियर नहीं है बल्कि कोई बेंट शेप है, ठीक है। लीनियर होता तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते, लेकिन लीनियर नहीं है, तो इसका मतलब है स्ट्रक्चर जो है वो बेंट शेप में या कोई और शेप में है। तो फिर फर्दर एंगल जो है जो यहाँ पे एंगल है उससे आइडिया हो जाता है कि ये इसकी फर्दर ज्योमेट्री या शेप क्या होगी। अच्छा, ये होगा कि ये किसी ना किसी हद तक ज्योमेट्री या शेप के बारे में भी बताता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ भी है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बारे में, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज़्यादा होता है दो एटम का, ठीक है, डायपोल मोमेंट उतना ही ज़्यादा होता है, ठीक है। और डायपोल मोमेंट जितना ज़्यादा होगा जो उसके जो है पोलैरिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। अच्छा, ये तो था आज का लेक्चर, थोड़ा सा डिफरेंट है, होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर कुछ ना समझ आया हो तो पूछ लीजिएगा। आई नो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है बट ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।